चलिए आज बात करते हैं द्वारका की। एक ऐसे शहर की जिसे सब सिर्फ एक कहानी, एक मिथक समझते थे। पर ये कहानी हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर को मिटा देती है। तो सवाल यही उठता है ना, कि द्वारका क्या ये सिर्फ एक बहुत बड़ी शानदार कहानी है, या फिर हमारे इतिहास का वो पन्ना है जो कहीं खो गया था। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। कितना पीछे? करीब करीब 5000 साल। सोचिए, एक ऐसा जमाना जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अभी बनी रहे थे। उस वक्त एक ऐसा शहर था जो अपने समय से कहीं कहीं आगे था, और वो शहर था द्वारका। पुराने ग्रंथों में जिक्र मिलता है एक ऐसे शहर का जो इतना अमीर था कि हम सोच भी नहीं सकते। जरा कल्पना करके देखिए, 900 से भी ज्यादा बड़े बड़े महल और दीवारें सोने और चांदी की, चमकती हुई। ऐसा लगता था जैसे उनके खंबे आसमान छू रहे हों। लेकिन देखिए, द्वारका सिर्फ सोने चांदी की चमक नहीं थी, वो तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना था। एकदम प्लान्ड सड़कें जो सीधी समंदर तक जाती थीं, एक बहुत बड़ा सुरक्षित पोर्ट, पानी का मैनेजमेंट इतना एडवांस्ड, ये सब मिलकर इसे उस जमाने की सबसे मॉडर्न जगहों में से एक बनाते थे। तो मतलब द्वारका की अहमियत सिर्फ उसकी दौलत में नहीं थी। असल में ये एक ऐसा कल्चर हब था, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर से व्यापारी आते थे, नए नए आइडियाज आते थे, अलग अलग कल्चर आके मिलते थे। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़े बड़े साम्राज्यों का अंत भी उतना ही बड़ा होता है। और यहाँ से कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। महाभारत के महाविनाशक युद्ध के ठीक बाद यहीं से द्वारका के खत्म होने की कहानी शुरू होती है। कुरुक्षेत्र की जमीन लाशों से पटी हुई थी। कौरवों का तो पूरा वंश ही खत्म हो गया था। हाँ, जीत तो मिल गई थी, लेकिन इतनी तबाही के बाद वो जीत भी बेमानी लग रही थी, एकदम खोखली। और द्वारका का जो अंत हुआ ना, वो दो बड़ी वजहों से हुआ। एक तो था एक बहुत ही भयानक श्राप, और दूसरी थी अंदर की ही कलह। मतलब इसका विनाश किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया, ये तो अंदर से ही खत्म हुई। सोचिए, जब गांधारी ने अपने 100 के 100 बेटों की लाशें देखीं, तो उनका दुख, उनका गम गुस्से में बदल गया। और उन्होंने जो कृष्ण को श्राप दिया, वो कोई जादू टोना नहीं था। नहीं, वो तो एक तरह की मॉरल वार्निंग थी कि जब ताकत, धर्म और इंसानियत से बड़ी हो जाती है, तो अंत में सिर्फ बर्बादी ही होती है। तो ये जो पूरी चेन ऑफ इवेंट्स है, ये साफ साफ दिखाती है कि द्वारका को किसी बाहर वाले ने नहीं हराया। ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक क्लासिक केस था। एक महान सभ्यता जो अपने ही बोझ तले खुद ही दबकर खत्म हो गई। और पता है, ये शहर किसी सुनामी या लड़ाई में तबाह नहीं हुआ। ग्रंथों में लिखा है कि समंदर का पानी धीरे धीरे बढ़ता गया और लहरों ने पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया। ये एक मौन विनाश था, मतलब एक खामोश अंत। जैसे समंदर ने जो जमीन दी थी, उसे वो बस धीरे धीरे वापस ले रहा था। इसके बाद तो सदियां बीत गईं और द्वारिका सिर्फ किताबों और कहानियों में जिंदा रह गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम सीधा आते हैं 20वीं सेंचुरी में, जब साइंस ने इस कहानी के सबूत ढूंढने की ठानी। साल था 1983। ये एक टर्निंग पॉइंट था। भारत के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम अपने सारे डाइविंग गियर के साथ गुजरात के पास समंदर में उतरने को तैयार थी। एक ऐसी खोज के लिए जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और जैसे ही वो डाइवर्स पानी की गहराइयों में उतरे, उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो कुदरती तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। पत्थरों की सीधी सीधी लाइनें, तराशे हुए पिलर्स, दीवारों के हिस्से, ये सब एक बने बनाए शहर की तरफ इशारा कर रहे थे। और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये वही द्वारका है? और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जहां फेथ और साइंस आमने सामने आ गए। वो शहर जिसे सदियों से लोग सिर्फ एक कहानी मानते थे, वो अचानक समंदर की गहराइयों से अपनी हकीकत बताने के लिए जैसे जाग उठा था। अब देखिए कितना फैसिनेटिंग है कि कैसे दोनों चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं। जो बातें पुराने ग्रंथों में लिखी थी, मॉडर्न साइंस अब उन्हें कंफर्म कर रहा था। समंदर का बढ़ता पानी, एक वेल प्लान्ड शहर के सबूत, और साइंटिफिक डेटिंग, सारे के सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। साइंटिफिक टेस्ट से ये भी पता चला कि ये जो भी मिला है, ये 5000 से 7000 साल पुराना हो सकता है। सोचिए,
इसका मतलब ये है कि द्वारका दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। इस डिस्कवरी के बाद सवाल ही बदल गया। अब सवाल ये नहीं था कि क्या द्वारका थी, बल्कि सवाल ये बन गया कि इतने बड़े इतिहास को इतने सालों तक नजरअंदाज क्यों किया गया। इस एक खोज ने उस सोच पर ही सवाल खड़ा कर दिया जो भारत के प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां मानती थी। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? द्वारका की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। वो तो एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हैं। एक रास्ता हमें कहानी देता है, मतलब देता है, और दूसरा रास्ता हमें पक्के सबूत देता है। द्वारका शहर तो पानी में समा गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे इतिहास में और न जाने कितने ऐसे राज दफन हैं जो बस सतह के नीचे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।